डेफिनेशन 63 तक डेफिनेशन हम कर चुके हैं। आई होप वो क्लास आपको समझ में आई होगी, और नहीं आई तो पहले वो देखिए, उसके बाद फर्दर डेफिनेशन आपको समझ में आएंगी। तो फटाफट से विदाउट टाइम वेस्ट किए कंपनी लॉ की डेफिनेशन एंड चैप्टर 2 की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो 64th डेफिनेशन है हमारी, ये हमें बताता है कि पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है। पेड अप शेयर कैपिटल, तो इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो भी पूंजी यानी जो भी राशि शेयर इशू करने के बदले कंपनी को रिसीव होती है। पहली बात, जो भी राशि शेयर इशू करने के बदले कंपनी को रिसीव होती है, दैट इज पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, यानी पहली बात शेयर इशू करने के बदले, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, ये शेयर से रिलेटेड कोई भी अमाउंट कंपनी को रिसीव होता है, शेयर से रिलेटेड एनी अमाउंट कंपनी को रिसीव होता है, भले ही वो कैश की फॉर्म में ना हो, वो भी क्या माना जाएगा, पेड अप शेयर कैपिटल माना जाएगा। बट डजंट इंक्लूड एनी अदर अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच शेयर बाय व्हाटएवर नेम कार्ड। कह रहा है कि शेयर इशू करने के बदले जो भी राशि आएगी, दैट इज शेयर पेड अप शेयर कैपिटल। शेयर से रिलेटेड अगर कोई भी अमाउंट आएगा कंपनी के पास, उसको भी क्या माना जाएगा, शेयर पेड अप शेयर कैपिटल माना जाएगा। इसके अलावा कोई भी अमाउंट को हम जो है पेड अप शेयर कैपिटल नहीं मानेंगे। और ये नाम जो है पेड अप शेयर कैपिटल, इसको शेयर कैपिटल पेड अप भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन यानी 65 में यहां पर है पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट के नाम से आपको समझ में आ जाएगा, कहीं ना कहीं वोट की बात हो रही है। तो पोस्टल बैलेट का मतलब होता है जो शेयर होल्डर कंपनी की मीटिंग में प्रेजेंट नहीं होते, वो क्या कर सकते हैं, या तो बाय पोस्ट, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन से अपना वोट दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीन से अपना वोट दे सकता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, पोस्टल बैलेट मीन्स जो भी शेयर होल्डर जो है कंपनी की मीटिंग में प्रेजेंट नहीं होते, वो अपना वोट बाय पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीन से दे सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप इसके साथ ही रीड विद सेक्शन कर लेना, सेक्शन 110 को रीड कर लेना, उसके अंदर वोट से रिलेटेड और जो है मैनी प्रोविजन दे रखे हैं, मतलब किस ये जो है कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014 ये स्पेसिफाई करता है कि पोस्टल बैलेट का प्रोविजन है किसके लिए, शेयर होल्डर के लिए। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पर 66 जो डेफिनेशन है प्रिस्क्राइब दे रखा है। प्रिस्क्राइब का मतलब पता है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल दे रखे होंगे दैट इज प्रिस्क्राइब माना जाता है। उसके बाद हमें दे रखा है प्राइवेट कंपनी क्या होती है। वैसे तो देखो आपको पता ही होगा, कि नहीं भी पता तो आप इसको रीड करके भी समझ सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर दे रखा है कि कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब, ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो क्या है, मिनिमम है। ठीक है, ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम है, जो यहाँ पर राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर को रिस्ट्रिक्ट करता है। दूसरा रिस्ट्रिक्ट करता है किसको, राइट टू ट्रांसफर शेयर को। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आप साथ साथ समझते जाइए, शॉर्ट नोट बनाते जाइए। जो भी बेर एक्ट है आपके पास, बुक है, नोट्स है, उसके साइड में पेंसिल से छोटे छोटे टर्म्स ऐसे लिखते जाइए, याद करने में, पढ़ने में, रिकॉल करने में इजी रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और दे रखा है कि प्रोविजो दे रखा है यहाँ पर कि प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है जिस कंपनी की शेयर पेड अप शेयर कैपिटल जो होती है वो मिनिमम होती है, रिस्ट्रिक्ट करता है राइट टू ट्रांसफर इट शेयर को। दूसरा, और कह रहा है कि एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी को छोड़कर ये जो है लिमिट करता है नंबर ऑफ मेंबर को 200, मतलब यहाँ पर जो है 200 मेंबर हो सकते हैं। वैसे जो 1 पर्सन कंपनी है ना, वो भी 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, ये भी छोटी कंपनी होती है, इसकी भी मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है कम होती है। लेकिन जो ये प्राइवेट कंपनी होती है ना, इसकी भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कम होती है, रिस्ट्रिक्ट करता है राइट टू ट्रांसफर शेयर को। दूसरा, ये लिमिट रखता है 200 मेंबर की, किसकी, 200 मेंबर की लिमिट को जो है 200 मेंबर को लिमिट करता है कि 200 ही मेंबर होंगे। लेकिन इसके अंदर एक प्रोविजो दे रखा है कि 2 और मोर पर्सन होल्ड कर सकते हैं एक से ज्यादा शेयर इन ए कंपनी ज्वाइंटली, कि 2 बंदे हैं, 2 या 2 से ज्यादा हैं, भले ही होल्ड करें एक या एक से ज्यादा शेयर को, लेकिन उनको क्या माना जाएगा, सिंगल मेंबर माना जाएगा। कौन सी कंपनी की बात हो रही है, प्राइवेट कंपनी की, क्या माना जाएगा, उनको सिंगल मेंबर माना जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रोविजो और दे रखा है कि मान लो कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो क्या है, कंपनी में एम्प्लॉयमेंट है, और दूसरा या तो अभी है या फिर पहले कंपनी में एम्प्लॉय था। कोई भी पर्सन या तो अभी कंपनी में एम्प्लॉय है या फिर पहले एम्प्लॉय था, और उसने कंपनी के शेयर भी खरीद रखे थे। ठीक है, तो अगर वो जो है कंपनी का मेंबर, उसको सीज कर दिया गया है, कि मतलब वो अब कंपनी का मेंबर नहीं रहा, फिर भी शेयर होल्डर होने के नाते उसको कंपनी का मेंबर माना जाएगा, लेकिन उसको इस 200 मेंबर से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। मतलब अगर कोई पर्सन किसी कंपनी का एम्प्लॉय था, उसने शेयर्स भी खरीद रखे थे, तो मेंबर तो वो 200 पे मेंबर था, जो 200 मेंबर्स थे उनमें वो मेंबर था। लेकिन जैसे ही उसको मेंबर, अगर उसकी एम्प्लॉयमेंट को सीज कर दिया गया, फिर वो 200 में से तो एक्सक्लूड हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो कंपनी का मेंबर रहेगा एज ए शेयर होल्डर।
ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट डेफिनेशन आ गया हमारे पास 69 नंबर पे, प्रोमोटर्स क्या होता है। नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो भी पर्सन कंपनी को प्रमोट करता है, कंपनी की पब्लिसिटी करता है, ठीक है, दैट पर्सन इज प्रोमोटर। अब प्रोमोटर का नाम क्या होगा, प्रोस्पेक्टस में गिवन होगा, कंट्रोल करेगा सभी कंपनी के अफेयर्स को, एडवाइस देगा, डायरेक्शन देगा, इंस्ट्रक्शन देगा द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी को, इज कस्टम टू एक्ट, ठीक है। ये सब दे रखा है प्रमोटर के बारे में। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आ रही है 70 नंबर पे, प्रोस्पेक्टस क्या होता है। प्रोस्पेक्टस मैंने आपको पहली क्लास में, दूसरी क्लास में और आज तीसरी क्लास में फिर से समझा रही हूँ। प्रोस्पेक्टस होता है जिसके अंदर कंपनी की सारी डिटेल होती है। अगर हम इसकी इस लैंग्वेज को पढ़े तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो डिस्क्राइब करता है या इशू किया जाता है एज ए प्रोस्पेक्टस, उसके अंदर दो तरह के प्रोस्पेक्टस की बात की गई है, ठीक है। एक होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और दूसरा होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अब इनका मतलब क्या होता है, हमने कल कंपनी के बारे में पढ़ा था, कंपनी कौन कौन सी होती है, क्या क्या नाम से कंपनी होती है, उनमें डिफरेंस क्या होता है। आज प्रोस्पेक्टस को समझ लीजिए। प्रोस्पेक्टस आपने समझ लिया जिसके अंदर कंपनी की पूरी डिटेल होगी, कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन होगी, दैट इज प्रोस्पेक्टस। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था अब्रिज टू प्रोस्पेक्टस, जिसके अंदर सैलिएंट फीचर ऑफ प्रोस्पेक्टस होते हैं और हम कह सकते हैं समरी ऑफ प्रोस्पेक्टस होती है। अब जो तीसरी डेफिनेशन है, तीसरी तरह का जो है, दैट इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये हमें क्या बताता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है जिसमें शेयर की कीमत और क्वांटिटी तय नहीं होती। रेड हेरिंग में इसके अंदर जो कंपनी के शेयर्स है, ना तो उसकी कीमत जो है तय होती है, ना ही उसकी क्वांटिटी तय होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। वही अगर हम शेल्फ प्रोस्पेक्टस की बात करें तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोस्पेक्टस हो सकता है जिसको कंपनी एक बार जब यूज करती है उसको उसके बाद भी यूज किया जा सकता है। मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट कह सकते हैं कि जिसको जो है कुछ भी इशू करने के लिए या कई चीजें इशू करने के लिए जो है, कई चीजें इशू करने के लिए हम इसको बार बार यूज कर सकते हैं। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, दैट इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस। कंपनी की भी बहुत सारी टाइप्स थी, आज हमने प्रोस्पेक्टस की 4 टाइप समझी। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 71, पब्लिक कंपनी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, पब्लिक कंपनी का मतलब होता है जो एक तो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, ठीक है, और जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो होती है प्रिस्क्राइब हो। मतलब मान लो जो प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है ना, ऐसे हम नहीं कह सकते कि इसकी कितनी होगी। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी कि इस तरह की कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल इतनी होनी चाहिए, जब भी प्रिस्क्राइब करेगी, जितनी प्रिस्क्राइब करेगी वही उसकी पेड अप शेयर कैपिटल होगी, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 74 में हमें बता रहा है रजिस्टर ऑफ कंपनी क्या है, ठीक है। मतलब 74th नंबर पे हमें दे रखा है रजिस्टर ऑफ कंपनीज क्या होता है, ठीक है। अब ये देखो नाम से ही पता चल रहा है भाई, रजिस्टर कौन मेंटेन करेगा, रजिस्ट्रार मेंटेन करेगा, ठीक है। यहां पर जो होता है रजिस्टर ऑफ कंपनी मेंटेन्ड बाय रजिस्ट्रार होता है। वो पेपर की फॉर्म में भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। ये थी हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन। उसके बाद हमने बताया रजिस्ट्रार कौन होता है, जो भी कंपनी के रजिस्टर को मेंटेन करेगा वो पर्सन कौन होगा, रजिस्ट्रार होगा। और वो पेपर की फॉर्म में यानी डॉक्यूमेंट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में इसको मेंटेन कर सकता है, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन दे रखी है दैट इज रिलेटेड पार्टी। अब यहाँ पर ये दे रखा है जो कंपनी है, हमने पढ़ा कंपनी क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, शेयर क्या होते हैं, डिवेंचर क्या होते हैं, डिविडेंड क्या होते हैं। अब ये रिलेटेड पार्टी क्या होती है। रिलेटेड पार्टी का मतलब है कंपनी के अंदर कौन कौन होगा विद रेफरेंस टू ए कंपनी। मतलब एक डायरेक्टर होगा, की मैनेजरियल पर्सनल होगा। कल मैंने बताया था जो भी बंदा डे टू डे की जो एक्टिविटीज है, ट्रांजेक्शन है, उसको मेंटेन करेगा, उस कर्मचारी को हम क्या बोलते हैं, की मैनेजरियल पर्सनल बोलेंगे। उसके बाद एक फर्म होगी, प्राइवेट कंपनी होगी, पब्लिक कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन। इस तरह की सारी डिटेल जो है किसमें हमें दे रखी है, ये हमें दे रखी है रिलेटिव पार्टी के अंदर। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट हमें बता रहा है रिलेटिव का मतलब क्या होता है। ये भी फ्रेंड्स आप खुद रीड कर सकते हैं, मैं यहाँ नाम लिखी हूँ, रिलेटिव पार्टी क्या होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव क्या होता है। रिलेटिव का मतलब भी फ्रेंड्स कंपनी से रिलेटिव पर्सन, उन सबकी डिटेल है यहाँ पर। मतलब रिलेटिव का मतलब यहाँ पर दे रखा है कि एनीवन हु इज रिलेटेड टू अनदर। मान लो मेंबर है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, हस्बैंड वाइफ, मतलब कौन कौन यहाँ पर कंपनी में मेंबर बन सकते हैं उसके बारे में डिटेल है। ये भी आप खुद पढ़ सकते हो, समझाने का इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होगा, सैलरी, ठीक है, समझ आ गया, इसके बारे में बताने का कोई वो नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन, शेयर क्या होता है। स्टार्टिंग से लेकर अब तक हम शेयर के बारे में ही पढ़ रहे हैं।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शेयर को अगर फिर भी आपको समझने की जरूरत है तो समझिए, इसमें जो लाइन दे रखी है कि शेयर इन दी शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक, इतनी ही बात दे रखी है कि शेयर का मतलब शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी और इंक्लूड स्टॉक। तो आप समझिए शेयर का मतलब क्या होता है कि एक और पर्सन की ओनरशिप की एक छोटी सी इकाई होती है। पर्सन की ओनरशिप की छोटी सी इकाई को हम क्या बोल देते हैं, शेयर बोल देते हैं। जैसे मान लो कंपनी ने 100 शेयर निकाले, ठीक है, एक शेयर कितने का है, 100 रुपीज का है। अब मैंने 2 खरीदे, 50 खरीदे, जितने भी खरीदे, मान लो मैंने 50 खरीदे तो 5,000 के मेरे शेयर हो गए ना, ठीक है। तो ये जो मैंने 50 खरीदे ये तो क्या है, मेरे शेयर है, ठीक है। और ये जो 5,000 जितने के हो गए दैट इज कॉल्ड स्टॉक। समझ में आ गई? एक शेयर उसकी कीमत कितनी है, किसी पर्सन के कितने शेयर है, जो शेयर की क्वांटिटी है दैट इज शेयर, और शेयर की क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे शेयर के प्राइस के साथ, व्हाट कम्स दैट इज स्टॉक, ठीक है। अब आ रही है नेक्स्ट हमारे पास स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी क्या होता है, जिसकी एक तो सिंपल सी बात है, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम होगी, ठीक है। एक बात तो ये हो गया। दूसरा अदर देन पब्लिक कंपनी, उसको भी हम क्या बोलेंगे, स्मॉल कंपनी बोलेंगे। दूसरा यहाँ पर दे रखा है जिसकी पेड अप शेयर, अब देखो मैंने आपको बताया पब्लिक कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल या फिर प्राइवेट कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल होगी जितनी प्रिस्क्राइब होगी उतनी होगी। इसमें हमें दे रखा है कि जो स्मॉल कंपनी है ना उसकी शेयर कैपिटल कितनी होगी, 50 लाख से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। जो स्मॉल कंपनी है उसकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है 50 लाख से ज्यादा नहीं होगी। अगर फिर भी गवर्नमेंट की रेगुलेशन से अगर प्रिस्क्राइब किया भी गया तो कितने से ज्यादा नहीं होगी, तो ये 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। मतलब पहले तो इतनी लिमिट लगा दी, फिर किसी भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में अगर बढ़ाने की जरूरत भी पड़ी तो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी। दूसरी बात यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो टर्नओवर ऑफ विच एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज। और इसमें अब यहाँ पर देखो इन्होंने पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट दे रखी है कि पहले तो 50 लाख होगी, अगर बढ़ानी पड़ी तो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। अब इन्होंने टर्नओवर की बात कर रखी है कि जो कंपनी का जो टर्नओवर है, टर्नओवर का मतलब होता है जो भी कंपनी की ट्रांजैक्शन हुई उसके बिहाफ पे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था उसको जो है वो जो है 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी सच हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब, फिर भी हायर अमाउंट को अगर प्रिस्क्राइब किया जाता है तो नॉट मोर देन 100 करोड़, तो वो 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये किसकी बात होगी, हमारे पास कंपनी के टर्नओवर की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है कि सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय मेंबर ऑफ द कंपनी। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब है, मैंने आपको कल समझाया था कि कंपनी के एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर को, ऑफिसर को जो है ऑप्शन दिया जाता है कंपनी के अंदर प्री डिसाइडेड रेट पे परचेज करने के लिए, वही जो राशि आएगी दैट इज हमारी क्या माना जाएगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल मानी जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाइए हमारे पास सब्सिडरी कंपनी। और मैंने ये कल आपको समझा दिया था सब्सिडरी कंपनी क्या होता है, जो कंपनी होल्डिंग कंपनी के कंट्रोल में होती है दैट इज सब्सिडरी कंपनी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर। अब यहाँ पर स्वेट को वो स्वेट मत समझ लेना जो देखते ही सुनते ही जहां पे आपका माइंड जाता है। स्वेट का मतलब यहाँ पर है हार्ड वर्क। स्वेट का मतलब यहाँ पे क्या है, हार्ड वर्क। और स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि मान लो कोई भी मेंबर है, मान लो कंपनी का कोई मेंबर है, उसने उसके हार्ड वर्क से, कंपनी के किसी मेंबर के हार्ड वर्क से कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। जैसे होता है ना कोई एक अदा एम्प्लॉय बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है कंपनी के अंदर, वो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर देता है जिससे कंपनी को जो फायदा भी बहुत हो जाता है और उसकी भी इमेज बन जाती है, ठीक है। तो क्या करेगी कंपनी, उसको उस पर एम्प्लॉय के, कंपनी यानी एम्प्लॉय के हार्ड वर्क के बदले उसको क्या कर देगी, उसको शेयर दे देगी, ठीक है। कोई रिवार्ड देते हैं ना हम, जैसे गिफ्ट दे दिया, बोनस एक्स्ट्रा दे दिया या मनी के फॉर्म में उसको अगर गिफ्ट दे दिया तो कंपनी क्या करेगी, उसको शेयर दे देगी। दैट इज कॉल्ड स्वेट इक्विटी शेयर। इससे सिंपल कोई नहीं आपको समझाएगा और इससे इजी आपको समझ में आएगा भी नहीं। टोटल वोटिंग पावर सिंपल है, आप पढ़ सकते हो भाई किसके पास कितनी टोटल वोटिंग पावर होती है। यहाँ पर टोटल वोटिंग पावर का मतलब पता है क्या है वैसे, अगर मैं आपको बताऊं तो कह रहा है कि जब भी कंपनी की मीटिंग होती है ना तो वहां पर वोट कास्ट किए जाते हैं, जो अवेलेबल हैं या तो वो देंगे या फिर उनके प्रॉक्सी हैं, उनकी जगह मान लो जो रियल पर्सन है वो प्रेजेंट नहीं है तो उनके प्रॉक्सी वहां पर वोट करेंगे, तो उनका जो टोटल होगा दैट इज, ठीक है। ट्रिब्यूनल पता है, मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो सेक्शन 408 में बात की गई है। वन अगर एमसीक्यू आते हैं सीए के एग्जाम में
तो ये आप इसको रिवाइज कर सकते हो कि सेक्शन 408 जो है वो ट्रिब्यूनल के बारे में बात करता है, जो कंपनी एक्ट से रिलेटेड मैटर को डील करता है। टर्नओवर मैंने आपको बता दिया, ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है, जिसकी ना तो लाइबिलिटी की कोई भी लिमिट होती है और उसके मेंबर की तरफ से कोई लिमिट नहीं होती। किसके ऊपर, लाइबिलिटी के ऊपर, मतलब पर्सन है, एम्प्लॉई है, उसकी कंपनी में कितनी लाइबिलिटी है, कोई लिमिट नहीं है, दैट इज अनलिमिटेड कंपनी। वोटिंग राइट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब आ जाइए हमारे पास चैप्टर 2 हमारा स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 2 को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर देखो ये हमारा जो है चैप्टर 2 यहाँ पर बात करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। यहाँ पे देखिए चैप्टर 2 यहाँ पर बात करता है कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी और मैटर इंसिडेंटल देयरटो। ये जो लाइन है ना भाई बहुत भयानक है, मैटर इंसिडेंटल देयरटो, इसका मतलब क्या होता है, अब इसकी ट्रांसलेशन मत करने लग जाना, ठीक है। इसका मतलब होता है भाई जिसके बारे में आपने ऊपर बात किया ना उससे रिलेटेड अगर कुछ बचता है, कुछ बचा कुचा और भी कोई मैटर है और भी कोई प्रोविजन है तो उसको भी इसके साथ ही समझ लेना, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी और मैटर उससे, यानी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन कैसे होगी, उससे रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड और मैटर को चैप्टर 2 के अंदर हम डील करने वाले हैं, ठीक है। इसको डील करने से पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसको हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे एक स्टोरी सुन रहे हैं। अगर ऐसे सुनोगे तभी समझ में आएगा, अगर मैं एक लाइन की इंग्लिश करूं फिर उसकी हिंदी करूं आपको समझ में नहीं आएगा। फुल फोकस के साथ सिर्फ वीडियो को देखते रहिए। देखिए एक कंपनी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। और इट हैज परपेचुअल सक्सेशन। पर परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, जो कंटिन्यू वर्किंग पोजीशन में होती है। कैन बी इनकॉर्पोरेट ओनली फॉर द लॉ पर्पस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा यहाँ पे कंपनी के बारे में कि क्या है, ये एक लीगल एंटिटी है, ठीक है, लीगल एंटिटी है। दूसरा यहाँ पर हमने पढ़ा कि परपेचुअल सक्सेशन है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि ये सिर्फ लॉफुल पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट की जाती है, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन प्रमोशन एक्टिविटी आर इसेंशियल। कह रहा है कि भले ही आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लियो, इनकॉर्पोरेट से काम नहीं चलेगा, फर्स्ट यू हैव टू प्रमोट योर कंपनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी का प्रमोशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंपनी का प्रमोशन करना पड़ेगा। इसी के साथ एक टर्म और समझ लो, प्रमोशन करने वाले को ही हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर प्रमोटर्स बोलेंगे। जो प्रमोशन करेगा उस बंदे का क्या नाम होगा, प्रमोटर्स होगा। अब ये भी समझ लो प्रमोटर की डेफिनेशन कहां दे रखी है, तो सेक्शन 2 जो हमारा डेफिनेशन क्लोज था उसके 69 सब क्लोज के अंदर कंपनीज एक्ट के प्रमोटर की डेफिनेशन दे रखी है। अब प्रमोटर कौन होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो भी प्रमोटर होगा प्रोस्पेक्टस के अंदर उसका नाम होगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा एज ए प्रमोटर, जितने भी कंपनी के अफेयर है उसको कंट्रोल करेगा। और यहां पर बताया था कि जिसकी एडवाइस, जिसकी डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्शन ऑफ द कंपनी इज अकस्टम्ड टू एक्ट, ठीक है। यहां पे एक टर्म दे रखी है अकस्टम्ड। अकस्टम्ड का मतलब क्या होता है भाई, जो भी यहाँ पर जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या फिर जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है अकस्टम्ड है। अकस्टम्ड का मतलब होता है आदी है, किसके, प्रमोटर की एडवाइस के, डायरेक्शन के, इंस्ट्रक्शन के, ठीक है। उसको हम क्या मानेंगे, प्रमोटर मानेंगे। लेकिन अगर कोई भी पर्सन प्रोफेशनल कैपेसिटी में है, जैसे मान लो कई बार हम क्या करते हैं, अटर्नी की भी सजेशन ले लेते हैं, या फिर कोई फंक्शनल एक्सपर्ट है उसका भी हम जो है व्यू पॉइंट ऑफ व्यू जान लेते हैं, उससे कोई एडवाइस ले लेते हैं, उसको हम प्रमोटर नहीं मानेंगे। जो भी प्रमोटर होगा कंपनी के प्रोस्पेक्टस में उस बंदे का नाम होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर कि प्रमोटर बनने के लिए वन नीड नॉट नेसेसरली बी एसोसिएट विद द इनिशियली फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कि अगर आप कोई भी बंदा अगर प्रमोटर बनना चाहता है, जरूरी नहीं है कि सबसे पहले कंपनी की स्टार्टिंग में, कंपनी की फॉर्मेशन के अंदर उसका जो है कोई भी सहयोग होना चाहिए। जो भी बंदा सब्सिक्वेंटली हेल्प करता है, जो भी बंदा यानी कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के बाद कंपनी को प्रमोट करने में हेल्प करता है या फिर कंपनी को अरेंज करने में, फ्लोटिंग ऑफ इट्स कैपिटल विल इक्वली बी रिगार्डेड, यानी जो उसकी फ्लोटिंग कैपिटल होती है उसको अरेंज करने में हेल्प करता है, दैट पर्सन इज प्रमोटर, ठीक है। अब प्रमोटर जो होगा, जिसको हम कहते हैं, इंडिविजुअल हो सकता है, एसोसिएशन हो सकती है, यानी प्रमोटर्स डिनोट एनी इंडिविजुअल, ऐसी एनी एसोसिएशन, एनी पार्टनरशिप कंपनी सभी नेसेसरी स्टेप लेगा, लेकिन किसमें, एक फिड्यूशरी प्रमोशन में, फिड्यूशरी पोजीशन में, ठीक है। समझ में आ गई यहाँ पर बात। ये तो था हमारे पास इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अब आ जाइए हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्या होता है, ठीक है। अब इनकॉर्पोरेशन और फॉर्मेशन में क्या कोई डिफरेंस होता है, यस होता है। इनकॉर्पोरेशन क्या होता है मैं आपको समझा चुकी हूं, अब हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की, और यहीं से हमारा सेक्शन 3 स्टार्ट हो जाता है।
फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के टॉपिक से हमारा सेक्शन 3 जो है स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर ये गिवन है कि कंपनी क्या करती है। सबसे पहले कहता है कि पहले जो कंपनी बनती थी ना, वो जो है वर ग्रांटेड राइट, यानी पहले जो कंपनी होती थी उसको, कंपनी को जो राइट्स मिलते थे वो किससे मिलते थे? रॉयल चार्टर से मिलते थे। पहले कंपनी को राइट रॉयल चार्टर से मिलते थे, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के बाद अब कंपनी को स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन से जो है इसको फॉर्म किया जाता है। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पर। अब फॉर्म्स ऑफ कंपनी क्या होता है? देखो इसमें तो बहुत बड़ा फ्लो चार्ट दे रखा है, मैं आपको ओरल समझा रही हूँ, जस्ट आप फोकस रखिए। सबसे पहले क्या होता है? कंपनी होता है। ठीक है, उसके बाद दो तरह की कंपनी होती है, एक होती है इनकॉर्पोरेट कंपनी, दूसरी होती है अनइनकॉर्पोरेट कंपनी। जो अनइनकॉर्पोरेट कंपनी होती है उसको भूल जाओ, अब आ जाओ इनकॉर्पोरेट कंपनी के अंदर। उसके अंदर भी तीन तरह की कंपनीज होती हैं। जैसे पहली कंपनी जो होती है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी जो इनकॉर्पोरेट कंपनी होती है, अगर हम रजिस्ट्रेशन के बेस पे या लाइबिलिटी के बेस पे देखें तो दोनों डिफरेंट होती हैं। ठीक है, अगर हम रजिस्ट्रेशन के बेस पे देखें तो रजिस्टर्ड कंपनी होती है, स्टैट्यूटरी कंपनी होती है, और थर्ड वन चार्टर्ड कंपनी होती है। लेकिन अगर हम लाइबिलिटी के बेस पे देखें तो यहाँ पर हमने पहले पढ़ा भी था कि लाइबिलिटी के बेस पे हमारी तीन तरह की कंपनी होती है। एक मैंने आपको पढ़ाया था कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरा जो है अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने पढ़ा पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी, ये कौन सी आ रही है? ये लिमिटेड बाय शेयर के अंदर आएंगी। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी इज द पार्ट ऑफ लिमिटेड बाय शेयर कंपनी। उसके बाद विद कैपिटल, विदाउट कैपिटल कंपनी, दैट इज लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी। और अनलिमिटेड कंपनी के अंदर भी विद कैपिटल और विदाउट कैपिटल कंपनी आती है। और तीनों ही फॉर्म में पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बारे में अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं। ठीक है, मतलब अगर हम लिमिटेड बाय शेयर बोले, लिमिटेड बाय गारंटी बोले, या फिर अनलिमिटेड कंपनी बोले, तीनों के अंदर हम जो है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बारे में समझेंगे कि अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो उसमें पब्लिक कंपनी का क्या प्रोविजन है और प्राइवेट का क्या प्रोविजन है। ऐसे ही सेम हम फर्दर भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो हमें सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1 हमें बताता है, मैंने आपको बताया फॉर्मेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 3 स्टार्ट। पहले कंपनी का राइट जो था रॉयल चार्टर के जरिए मिलता था, अब कंपनीज के राइट कंपनीज एक्ट 2013 के बाद हमें स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन से मिलता है। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर सेक्शन 3 का सब क्लॉज 1 हमें कहता है कि लॉफुल पर्पस के लिए, फॉर द लॉफुल पर्पस बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम टू द मेमोरेंडम, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? पहली रिक्वायरमेंट ये बता रहा है कि पब्लिक कंपनी के अंदर, पब्लिक कंपनी में भी फॉर्म्ड होगी बाय 7 और मोर मेंबर, यानी कम से कम पब्लिक कंपनी के अंदर कितने मेंबर होने चाहिए? 7 या फिर उससे ज्यादा। किसके अंदर? पब्लिक के अंदर। वहीं अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो उसमें आपका 2 मेंबर से भी काम चल जाएगा। 2 मेंबर मिलकर एक प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं, 2 या उससे ज्यादा। वहीं अगर हम ओपीसी कंपनी की बात करें, ओपीसी का मतलब 1 पर्सन कंपनी के अंदर एक ही बंदा काफी है। ठीक है, इस तरीके से हम कंपनी बना सकते हैं। उसके बाद जो हमने पढ़ा, कंपनी की 3 फॉर्म पढ़ी कि कंपनी जो है लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, दैट इज कम्स अंडर सेक्शन 3 का सब क्लॉज 2। सेक्शन 3 का सब क्लॉज 2 टॉकिंग अबाउट फॉर्म ऑफ कंपनी। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्म्स ऑफ कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। और अनलिमिटेड कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, 3 तरह की कंपनी होती है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय कैपिटल, और लिमिटेड बाय शेयर, बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड। 1 पर्सन कंपनी के बारे में आपने समझ लिया। ठीक है, 1 पर्सन कंपनी क्या होता है? अब यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कौन बंदा 1 पर्सन कंपनी बना सकता है। ठीक है, वैसे तो देखो ये आप ना खुद भी रीड कर सकते हो, इसमें कुछ रॉकेट साइन नहीं है। आप पहले से रीड करके आइए, जो भी आपका डाउट है उसे कमेंट बॉक्स में एड्रेस कीजिए, ताकि मैं अपनी क्लास में आपके डाउट लेके आऊं। अगर आप पहले मेरी क्लास देखेंगे, बाद में डाउट आने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि अगर कोई भी चीज है बोर्ड पे मैं समझा रही हूँ, समझ नहीं आ रही, फिर आप एड्रेस करोगे उस डाउट को, नेक्स्ट क्लास में फिर से वही चैप्टर कंटिन्यू चलेगा। तो फर्स्ट बिफोर रीड टेकिंग क्लास, यानी क्लास लेने से पहले आप पहले रीड कीजिए, जो भी डाउट है उसको मेंशन कीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊं, इसको पढ़ाने के साथ साथ आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाए और फिर आप भी नेक्स्ट टॉपिक पर स्विच कर पाए। अब यहाँ पर 1 पर्सन कंपनी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें दे रखी है। देखो पहले तो ये कह रहा है कौन बंदा 1 पर्सन कंपनी बना सकता है। ओपीसी लिख रही हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म। 1 पर्सन कंपनी कोई भी बना सकता है, कोई भी नेचुरल पर्सन बना सकता है, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। अगर इंडिया में रेजिडेंट है तो ठीक, अगर आउटसाइड इंडिया है तो भी ठीक, लेकिन सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कह रहा है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर मान लो कोई भी बंदा रेजिडेंट इन इंडिया है, ठीक है, वो फाइनेंशियल ईयर के कंप्लीट होने से 120 दिन पहले, फाइनेंशियल ईयर के कंप्लीट होने के 120 दिन पहले वो इंडिया में रहता हो, तभी उसको क्या माना जाएगा? इंडियन सिटीजन माना जाएगा, और उसको जो है 1 पर्सन कंपनी बनाने की छूट दी जाएगी। और दूसरा यहाँ पर दे रखा है जो ओपीसी कंपनी है ना, उसको हम ना तो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं,
ना ही कन्वर्ट कर सकते हैं कंपनी में जो अंडर सेक्शन 8 के अंदर कंपनी के बारे में बताया गया, यानी सेक्शन 8 के अंदर जिस कंपनी के बारे में बताया गया है, अभी हम सेक्शन 8 पे जाएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे, उस तरह की कंपनी को हम 1% कंपनी को उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि जो ओपीसी कंपनी है कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, और ना ही वो, यानी ना तो वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी में जो है पार्ट ले सकता है, ना ही वो सिक्योरिटी में, कंपनी की सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता। सिक्योरिटी क्या होता है मैंने कल की क्लास में बताया था, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए इसका मीनिंग क्या होता है। उसके बाद कह रहा है कि इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर डेथ और हिज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बिकम द मेंबर ऑफ कंपनी। दूसरा कह रहा है जो भी 1% कंपनी बनाएगा ना, वो क्या करेगा, अपने नाम से बनाएगा, जो भी कंपनी का मेमोरेंडम होगा ना उसके अंदर एक नॉमिनी का भी नाम देगा, यानी जो 1% कंपनी में 1% है उसके नाम पे कंपनी है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, इनकेपेबल हो जाता है, तो जिस नॉमिनी का नाम उस मेमोरेंडम में होगा तो उसको जो है नेक्स्ट जो है वन ओपीसी कंपनी को चलाने के लिए उस पर्सन को वहां पर नॉमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नॉमिनेट पर्सन का जो फॉर्म नंबर क्या है, मतलब क्या उसका जो फॉर्म होगा, मतलब किस फॉर्म में वो जो उसकी नॉमिनेशन भरा जाएगा वो सब यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद कह रहा है कि जिस बंदे को हमने नॉमिनी बनाया है ना, वो पहले तो अपनी कंसेंट देगा कि भाई ठीक है मैं नॉमिनी बनने के लिए तैयार हूँ। तीसरी बात इसमें कह रहा है वो विड्रॉ भी कर सकता है अपनी कंसेंट को, यानी कोई भी नॉमिनी है जिसको हमने ओपीसी कंपनी का नॉमिनी बनाया है वो चाहे तो विड्रॉ के जरिए अपनी कंसेंट को वापिस ले सकता है, और इन द केस द सोल मेंबर शैल नॉमिनेट another person as nominee within 15 days of the receipt of notice of withdrawal, यानी जो बंदा अपनी कंसेंट को विड्रॉ करेगा उसका इंटीमेशन अपने जो है, जो कंपनी का पर्सन होगा जिसको ये इंटीमेशन दिया जाएगा यानी रजिस्ट्रार को, तो वो बंदा 15 दिन के अंदर अंदर दूसरा नॉमिनी जो है नियुक्त करेगा। या फिर आप नॉमिनी को रिप्लेस भी कर सकते हो, मतलब एक बंदे ने कंसेंट दी, वो नॉमिनी बन गया, अब वो हटना चाहते हैं तो अपनी जगह पे दूसरे पर्सन को भी ला सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कब नॉमिनी भी 1% कंपनी का मेंबर बन सकता है। मान लो जो सोल मेंबर था, भाई एक ही मेंबर था जिससे कंपनी चल रही थी, या एक ही मेंबर था जो कंपनी को चला रहा था, अगर उसको सीज कर दिया गया है तो जो नॉमिनी का नाम था उसको हम क्या बना देंगे, फिर मेंबर ऑफ कंपनी बना देंगे विदिन 15 डेज। ठीक है, लेकिन जो ये चेंज होगा ना 1% कंपनी का जो सोल मेंबर था, जब उसको चेंज किया जाएगा नॉमिनी के साथ, उसकी इंटीमेशन किसको देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। ठीक है, और यहां पर तो ये जब जो सोल मेंबर है उसकी जगह नॉमिनी मेंबर बनेगा तो वहां पर कंपनी क्या करेगी, 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को उसकी जो है इंफॉर्मेशन देगी, नोटिस फाइल करेगी रजिस्ट्रार के पास कि उस पर्सन ने जो है अपनी कंसेंट को विड्रॉ किया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है दूसरे पर्सन को वहां पर मेंबर बना दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन अवेलेबल दे रखे हैं, किसके लिए, 1% कंपनी के लिए। क्या क्या रिलैक्सेशन है, पहली बात तो कह रहा है कि हमने कल भी पढ़ा था जो 1% कंपनी है उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए आप सेक्शन 240 को पढ़िए, मतलब सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज का 40, उसके अंदर हमें दे रखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, आप देख सकते हो उस क्लास को। दूसरा बात कह रहा है यहाँ पर जो भी ओपीसी कंपनी है उसके अंदर जो भी एनुअल रिटर्न फर्निश की जाएगी, कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 92 के अंदर, वहां पर उसको साइन करेगा डायरेक्टर, ना कि कंपनी का सेक्रेटरी। यानी ओपीसी कंपनी के अंदर सिर्फ डायरेक्टर के साइन से काम चल जाएगा एनुअल रिटर्न पर, कंपनी के सेक्रेटरी के साइन की कोई जरूरत नहीं है। जो होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग होती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96, यानी 1% कंपनी के अंदर सेक्शन 96 के अंदर जो है होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसके लिए जरूरी नहीं है, कहां पर, 1% कंपनी के अंदर उस एनुअल मीटिंग की जरूरत नहीं है। और साल के अंदर यानी हाफ ईयर्स में, यानी हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग भी ले ले 1% कंपनी, वो भी चलेगा। यानी 1% कंपनी को बहुत सारी रिलैक्सेशन दे रखी है यहाँ पर। यहाँ तक हमने आज की क्लास में सीखा, डेफिनेशन को कंप्लीट किया, चैप्टर 2 से जान पहचान बनाई। कल हम इसमें जो पढ़ेंगे कौन कौन से मेंबर होते हैं, किस केस में मेंबर लायबल होंगे, कब उनकी मेंबरशिप को रिड्यूस किया जाएगा, रिडक्ट किया जाएगा। ये थी हमारी कंपनी लॉ की क्लास फॉर सीए इंटर्न। एंड जिसको भी कंपनी लॉ से जो है कुछ नॉलेज चाहिए, कंपनी लॉ को समझना सीखना चाहता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, प्लीज वो मेरी इस क्लास को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की हर इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू।